नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हम लोग इस समय पीवाईक्यूज को कर रहे हैं, यानी कि सीसैट पीवाईक्यूज यूपी पीसीएस के सीसैट को कर रहे हैं और दो पार्टों में ये सीसैट बेसिकली चलता है, यानी कि हम दो पार्ट में इसको कराएंगे। जो आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, इतना सेक्शन मैं आपको करा रहा हूं। बाकी का जो रीजनिंग और मैथ का जो सेक्शन है वो आपको पार्ट सेकंड के रूप में जो है शिवम सर कराएंगे। ये बात आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो पार्ट में आप सीसैट करेंगे। एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो मैं सीसैट जितना इस सेक्शन में फर्स्ट वाला करा रहा हूं, अगर किसी का मैथ नहीं अच्छा है तो अगर ये जो मेरा पार्ट फर्स्ट है सीसैट का, अगर कोई इसी को भी सॉल्व कर लेगा अच्छे तरीके से तो यकीन मानिएगा कि वो हो जाएगा। दो चीजें करनी है आपको, हिंदी में संधि विच्छेद और समास एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये ग्रामेटिकली जो चार चीजें हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर पाए, इजीली है। कुछ चीजें सीधे थ्योरी पर बेस्ड होती हैं और मैंने कई बार कहा कि कम्युनिकेशन के प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे, अगर आप थोड़ा सा माइंड अपना लगाओगे वहां पे, तो आप क्या होगा काम कि कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग संप्रेषण कहते हैं, वो संप्रेषण के क्वेश्चन आप हल कर ले जाओगे, ठीक है। तो बहुत समस्या नहीं है, बस शर्त यह है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से करते जाओ। ओके, चलो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न बेसिकली हमारा क्या है। हाँ, 2017 में जो कम्युनिकेशंस के क्वेश्चंस थे भाई साहब वो टफ थे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग कि बहुत टफ हो जाता है, करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है हम लोग करते हैं पीआईक्यूज को फटाफट, ठीक है। जहां लगेगा समझाने वाला वहां समझा दिया जाएगा, जहां लगेगा कि यस टू द पॉइंट है उसको टू द पॉइंट करके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर समय बहुत लग जाएगा। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। अंतर व्यक्तिगत संचार कौशल, जिसको हम लोग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके एग्जाम के लिए। कम से कम इसी सेक्शन से, यानी कि इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल और जो डिसीजन मेकिंग है, कम से कम 20 क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से आते हैं भाई साहब, 20 क्वेश्चन। और हिंदी के भी लगभग 20-22 क्वेश्चन होते हैं। लगभग 42-45 क्वेश्चन जो है सिर्फ दो सेक्शन से आते हैं, बड़े सेक्शन। इसके साथ में अगर आप रीजनिंग कर लेंगे, या अगर आपकी मैथ अच्छी होगी तो मैथ कर लीजिए, इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश अच्छी कर लीजिए, आपका हो जाएगा सीसैट, ठीक है, दिक्कत नहीं है। बस आप ये देखो कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपका मजबूत है, जिसमें से हिंदी और ये कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको नहीं छोड़ना किसी भी हाल में। हिंदी इंग्लिश वाले भी कर ले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है दिक्कत। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं कर पाएंगे तो वो इंग्लिश कर ले अपना, वहां से भी लगभग जो है 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं सीसैट में, ठीक है, अगर आप मोटा मोटी देखोगे। ओके, चलो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, यानी कि कौन सा जो है, जो क्या लिखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ठीक है, वेहिकल, ठीक है, वेहिकल यानी कि माध्यम नहीं है। तो इसमें से आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्यादा वैयक्तिक होना, यानी कि विंग मोर पर्सनल अगर आप हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये बेसिकली सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी से पर्सनल हो जाते हैं तो, ठीक है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, तो ये हो जाएगा, यानी कि ज्यादा व्यक्तिगत होना। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा पर्सनली अगर हो जाओगे, अटैच हो जाओगे, तो समस्या वहां पे होने लगेगी, यानी कि फिर वो कम्युनिकेशन स्किल जो होगा, आपका जो संप्रेषण होगा, क्या होगा, वो बेसिकली नहीं हो पाएगा, ठीक है, सही से। नेक्स्ट है, संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो उपाय होता है भाई साहब, वो होता है शॉर्ट सर्किटिंग का, यानी कि कट का, यानी कि लघु परिधिकरण का, ठीक है। अब इसमें कुछ समझाना नहीं है, सीधा डिफिनेशन पे जो है बेस्ड है कि संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लघु परिधिकरण करते हैं, ठीक है। ये सी वाला पॉइंट इसका क्या रहेगा, सही हो जाएगा। ये थ्योरी है, इस पॉइंट को अपने कॉपी में तुरंत क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है प्रश्न यही सीधा सीधा आपसे पूछ ले। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रावधानों की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ये बेसिकली जो कहलाती है, ये भी सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन है। यानी कि चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रावधानों की प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निर्णय लेना। क्या निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या होगा, इसका
सही उत्तर होगा। किसमें डिसीजन मेकिंग काम आती है? चयनों को संकुचित करने में, यानी कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक फॉर नैरोइंग, ठीक है, चॉइस इज कॉल्ड क्या? डिसीजन मेकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण में अंतःक्रिया में हम अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो वो जो बेसिकली होता है वो नियामक नियम के अंतर्गत आता है, यानी कि रेगुलेटिव जो रूल होते हैं उसके अंतर्गत आता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना नहीं चाहिए। ये बेसिकली नियामक जो नियम होते हैं जिसको हम लोग रेगुलेटिंग रूल बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न इस बार के टू द पॉइंट आए हुए थे 2017 के सीजन में, थोड़ा टफ लग रहे होंगे लेकिन टू द पॉइंट है। अभी अगर कहीं से थोड़ी अगर आपको मिले तो इसको नोट डाउन कर लो, या जो मैं करा रहा हूं इसी को एक एक लाइन के फॉर्म में आप लोग क्या करो, नोट डाउन करते चलो। तो ये ना वन लाइनर फॉर्म में आपका नोट्स क्या होगा, इसी पीवाईक्यूज का रेडी होता रहेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? बैठो गोलगप्पे जैसे, भाई साहब नोट कर लेना इसको, टू द पॉइंट है ये सारे के सारे, ठीक है, टफ है लेकिन टू द पॉइंट है, तो इसको नोट कर लो, नोट्स बन जाएगा आपका शॉर्ट फॉर्म में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में, ठीक है, निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है? और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई साहब, ठीक है, और इसको हमने आपको कई बार आपको बताया भी है, इसलिए क्या होगा, ये प्रश्न आपके लिए भाई साहब क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो आपका होगा ये होगा इनकोडिंग, तो नंबर 1 इनकोडिंग, फिर ट्रांसमिटिंग नंबर 2, फिर डिकोडिंग नंबर 3 पे आएगा, और ये आ जाएगा नंबर 4 पे। तो अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो पहले इसको नोट डाउन कर लो तुरंत फटाक से कॉपी में। तो पहले क्या होगा? पहले होगा आपका इनकोडिंग। क्या? इनकोडिंग, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दूसरा होगा आपका ट्रांसमिटिंग। क्या? नंबर 2 पे हो जाएगा, TRANSMITTING, ठीक। फिर डिकोडिंग, फिर क्या लिख दो? DECODING, डिकोडिंग। फिर क्या? अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आप मैसेज को क्या गए, समझ गए, अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो पहले क्या होगा? ठीक है, पहले कोई भी जो प्रेषक होगा कोई चीज अगर भेजेगा तो पहले वो उसको क्या करेगा? इनकोड करेगा, फिर ट्रांसमिटिंग करेगा, फिर डिकोडिंग करेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर उसे समझ पाएगा। यानी कि पहले क्या होगा? पहले होगा कूट लेखन, फिर संचारण, फिर कूटानुवाद, और फिर समझना। यानी कि एक पे ये पहले कूट लेखन, फिर संचारण, फिर कूटानुवाद, फिर समझना। तो 1 2 3 4 नंबर ऐसे कर लो, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको तुरंत नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। ओके, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो स्पष्ट करता है, जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है, कौन है? तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक कौशल, ठीक है। क्या? सामाजिक कौशल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल स्किल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोशल स्किल्स। यानी कि कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को, यानी कि कौन सा ऐसा स्किल है कि उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। क्या? जो आपके इंटरेक्शन, या ठीक है, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन को क्या करता है? अच्छा बनाता है। तो वो आपका जो सोशल स्किल होगा वो आपको बेहतर बनाता है, ठीक है, इस चीज को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरवैयक्तिक, क्या? अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक को क्या बोलते हैं भाई साहब? इंटरपर्सनल रिलेशंस बोलते हैं। और ये जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है भाई साहब, ये क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में होता है। क्या? दो व्यक्तियों के बीच में, एक व्यक्ति और ये दो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं बेसिकली दो व्यक्तियों के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या रिलेशन बनते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके, दो लोगों में। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरवैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं किया जाता है, यानी कि संगठनात्मक कौशल इसमें जो है नहीं होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इसमें नहीं होगा। बाकी
जो आपके इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें लोक कौशल यानी कि पीपल स्किल, सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल जिसको जीवन कौशल बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये सम्मिलित होते हैं किसमें, ये सम्मिलित होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स में, इंटरपर्सनल रिलेशन के भीतर ये तीन सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये चौथा सम्मिलित नहीं होता है। तो नोट्स कर लीजिएगा कि इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए लोक कौशल, मृदु कौशल और जीवन कौशल जरूरी होते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। हो सकता है दोबारा से आपके कोड के फॉर्म में इस वाले को पूछ ले या किसी और को डाल दे ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण है भाई साहब, ये सब कंट्रोल के उदाहरण, क्या, औपचारिक दिशा निर्देश, ठीक, प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण है बेसिकली आपके किसके, नियंत्रण के, कंट्रोल के एग्जांपल सारे के सारे क्या हैं, ये ऊपर दिए गए हैं जो प्रश्न पे पूछा है आपसे, ठीक। याद रखना है इस बात को भी, इसको भी वन लाइन पॉइंट में नोट कर लो कि बेसिकली औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के जो है ये नियंत्रण के उदाहरण है सारे के सारे ऊपर के, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द एवं, यानी कि यहां पर आपको डैश डैश लगा है, यहां पर फिल करना है कि क्या होगा और यहां पर फिल करना है कि क्या होगा। तो इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हो, तुम और मैं, वह और वह, तुम और हम, सी ऑप्शन, क्या, तुम और हम, यहां पर क्या हो जाएगा, तुम, यहां पर क्या, तुम, और यहां पर क्या, हम। तो तुम और हम का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो हम है, क्या, जो हम वर्ड है वो प्रेषक के लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, प्रेषक के लिए, और जो तुम है, ठीक है, वो ग्रहीता के लिए, यानी कि जो मैसेज जो सुन रहा है, आपका वक्ता जो श्रोता है, ठीक है, जो श्रोता है, यानी कि जो इसको ग्रहीता भी बोल लीजिए आप, ठीक है, ग्रहीता, ठीक है। तो प्रेषक यानी कि जैसे कि संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे आपके बीच, क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो हम और तुम, यानी कि हम मतलब मैं प्रेषक हूं, मैं बात अपनी बोल रहा हूं, आप लोग बैठ के क्लास ले रहे होगे, ठीक है। तो दो लोग हो गए कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, ठीक है। तो हम यानी कि मैं हृदय और आप जो क्लास ले रहे हो तुम, ठीक है। तो हम यानी कि एक कम्युनिकेशन में हम और तुम दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, याद रखिएगा। अगर तुम ना रहो तो फिर कम्युनिकेशन कैसा, मतलब अगर आप क्लास के सामने ना रहो तो फिर कम्युनिकेशन कैसा, मैं बड़बड़ाऊंगा क्या अपने मन से, तो बोलूंगा नहीं, बकबक करूंगा। कम्युनिकेशन जो है हमेशा सामने वाला एक से अधिक व्यक्तियों पर होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। ये नहीं कि आप ऐसे खड़े कुछ भी चिल्ला रहे हो, अगर कुछ भी अपने आप में चिल्ला रहे हो तो पागल कहलाओगे, क्या कहलाओगे, पागल, ठीक है, याद रखना। तो तुम और हम इसमें हो जाएगा। तो हम कौन, प्रेषक, और तुम कौन, जो सुनने वाला श्रोता है या जो ग्रहीता है, ठीक है। नेक्स्ट है अशाब्दिक संचार में निहित है, यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन हमने आपको बताया था। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें हम लोग बोलते हैं, कोई चीज बातचीत करते हैं नॉर्मली, ठीक है, कन्वर्सेशन करते हैं। और नॉन वर्बल जो मौखिक रूप से होता है, मतलब जिसमें वो नहीं होता है, ठीक है। तो अशाब्दिक संचार, अशाब्दिक में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति एवं लहजा, ठीक है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन। तो यही वाला ऑप्शन ए, यानी कि देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति एवं लहजा, ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भीतर आता है। जैसे डांस करना भी पिछले वर्ष क्वेश्चन में आया था। तो डांस करना क्या होता है, नाचना जिसको बोलते हैं, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जहां पर हमारी भावभंगिमा जो है कुछ प्रदर्शित करती है, हमारे इशारे, हमारे आंखों के इशारे है ना। तो लोग गाना भी चलता है ना, नैन टाइप समथिंग, तो वो क्या होता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अशाब्दिक चीज होती है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता एक तरीके से, ठीक है। और वर्बल में हम बातचीत, कैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, हम लोग क्लास में आपसे क्लास ले रहा हूं आपकी, तो ये क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और अगर मेरे सामने कोई डांस कर रहा है या मैं डांस कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब मैं डांस के माध्यम से मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूं, कुछ इशारा करूं, मैं कुछ
जैसे मैं बोलूं ना, बस हाथ से इशारा करूं, दैट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतरवैयक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? आदान प्रदान में, संचार में, व्यवहार में, विश्वास बनाने में। बहुत अच्छा है। अंतरवैयक्तिक संबंध, अंतरवैयक्तिक क्या? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कोई ए व्यक्ति है और दूसरा वाला कौन सा है? वी व्यक्ति है। तो पूछा है कि अगर दो व्यक्ति हैं, यानी कि दो इंटरपर्सनल रिलेशन में अगर वो लोग हैं, तो संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो सिंपल सी बात है, दो व्यक्ति अगर हैं, अगर वो संबंधों में हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन में हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा समय जो लगेगा वो लगता है भाई साहब किसमें? विश्वास बनाने में, ट्रस्ट बनाने में। और ध्यान रखना, रिश्ता वही मजबूत होता है जिसमें विश्वास होता है, जिसमें समर्पण की भावना होती है, और इसी में समय लगता है। लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं, हमें लगता है कि संबंध जिससे हम बनाना चाहते हैं, जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, हमें बहुत जल्दी होती है, और कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम रिश्ते को समझ नहीं पाते और रिश्ता टूट जाता है। ध्यान देना, अगर जीवन में कभी आपको कोई बेहतर रिश्ते में रहना है, बेहतर संबंधों की तलाश अगर आपको है, तो उन संबंधों को, उन रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए, समझने की कोशिश करिए। जब धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझते हो, फिर इसमें प्रगाढ़ता आती है, उसमें प्यार आता है, एक विश्वास जन्म लेता है। वही इसने पूछा है कि सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? तो सबसे ज्यादा समय लगता है विश्वास बनाने में। और ध्यान रखना, विश्वास अगर एक बार बन गया है तो उसे तोड़ना भी नहीं तो फिर जिंदगी भर कोई व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इसीलिए प्यार अगर किसी से करना है या किसी के संबंधों में आना है, तो जरूरी है विश्वास। और विश्वास क्या? एक आधार है। मेरा एक कोटेशन है कि प्यार का दूसरा नाम त्याग, समर्पण और विश्वास है। थर्ड नंबर विश्वास, जो सबसे अहम है। प्यार का दूसरा नाम क्या है? त्याग है, समर्पण है, और क्या है? विश्वास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो सिंपल ही पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलो, तो इसमें क्या होगा? ट्रस्ट। क्या? ट्रस्ट, जिसको विश्वास बोलते हैं। ये इंटरपर्सनल जो है रिलेशन में सबसे अहम होता है। क्या? ट्रस्ट आपका। ओके, वही लिखा है, ट्रस्ट बिल्डिंग टेकिंग प्लेस। ठीक है, विश्वास बनने में। नेक्स्ट है, अब आ गया आपका डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। कौन सी विषम प्रक्रिया है भाई साहब? तो ये जो साइमन द्वारा जो प्रस्तावित उनका जो निर्णय लेने की जो क्रिया थी, वो इन्होंने 3 बताई। कौन कौन सी? यही, नंबर 1 बुद्धिपूर्ण क्रिया, नंबर 2 अभिकल्प क्रिया, और नंबर 3 क्या? चयन क्रिया। जबकि ये तादात्म्यकरण क्रिया क्या है? नहीं है। बेसिकली जो तादात्म्यकरण क्रिया है, ठीक है, जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी बोलते हैं, ये बेसिकली इसी बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही क्या है? भाग है। तो इसीलिए पूछा था प्रश्न कि साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए, यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये तादात्म्यकरण जो क्रिया है, तादात्म्यकरण की, यानी जिसको आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी कहते हैं, ये नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स ए पार्ट ऑफ बुद्धिपूर्ण क्रिया, यानी कि इंटेलिजेंस एक्टिविटी। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए का ही ये भाग है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? विषम है ये। ठीक है, डी वाला ऑप्शन याद रहेगा। और ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है आपके प्रश्न पूछ ले आपके एग्जाम में कि साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में कौन सी 3 क्रियाएं हैं, तो आप बताइएगा बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया और चयन क्रिया। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट है, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह बेसिकली कहलाता है अनुमान लगाना। क्या? इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लो तुरंत। क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा अनुमान लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाएगा अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, सहज ज्ञान निर्णय। क्या? सहज ज्ञान निर्णय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सहज ज्ञान का निर्णय, मतलब सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता है, या संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, या अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। बिल्कुल ठीक बात है, यही हो जाएगा इसका क्या उत्तर, यानी कि सहज ज्ञान निर्णय अनुभव,
भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। क्या? सहज ज्ञान। क्या? सहज ज्ञान। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? भाई साहब आपको बताना है। तो अंतिम जो क्या होता है, अधोलिखित में कौन निर्णय जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम चरण कौन सा होता है? तो अंतिम जो चरण होता है बेसिकली उसे कहा जाता है निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। क्या? निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, तर्कना। क्या? तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है, यानी कि अगेंस्ट यूजिंग एस्टैब्लिश्ड रूल्स इन रीजनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो इसका हो जाएगा अनसर्टेनिटी। क्या? अनसर्टेनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिश्चितता। क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। तो बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर आपका। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट है, इस कथन पर विचार कीजिए। क्या? कि विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है? नीचे दिए गए कूट से क्या करना है आपको उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला क्या है कि न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। ठीक, दूसरा, अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। अब आपसे कूट के फॉर्म में पूछा है, ठीक है, कि केवल एक है सही है, केवल दो या एक तथा दो दोनों, ना एक और ना ही दो। तो भाई साहब ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायालयों को त्वरित निर्णय यानी कि फास्ट डिसीजन देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक लंबा समय जो है लगता है डिसीजन देने में, ऐसे में क्या करना चाहिए? विशेष उपाय कुछ करने चाहिए। दूसरा, अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई साहब, क्योंकि क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगहों से बहुत सारे केस क्या होते हैं कोर्ट में आते हैं, लेकिन अगर विभाग के स्तर पर ही इन सभी मुकदमों को क्या किया जाए, जो है मतलब विवादों को क्या किया जाए, शॉर्ट आउट कर लिया जाए, तो ये सारे जो केसेस हैं वो कोर्ट में नहीं आएंगे, यहीं पर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ क्या हुआ कि जो मुकदमों का भार है कोर्ट पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर अधिकारियों को विशेष जो है प्रावधान इस पे कर दिया जाए, राइट्स दे दिया जाए कि भाई आप अपने यहां पर इसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, गुड है, यानी कि ए और दो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चयनात्मक जो भंडारण है वो क्या होगा, नहीं होगा, बाकी का जो है क्या हो जाएगा, हो जाएगा सही। ठीक है, यानी कि सिलेक्टिव जो स्टोरेज है वो बेसिकली क्या होगा, इसमें अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है, बाकी ये सभी हैं, यानी कि चयनात्मक कूट संकेतन, चयनात्मक तुलना और चयनात्मक संयुक्ति हैं। ये वाला जो ऑप्शन सी है ये क्या है, ये नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं अधोलिखित विशेषताएं? प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध या संकारक, या फिर प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। तो यही वाला इसका सही होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या आप लोग देख पा रहे होंगे बी वाला, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स। तो ये हो जाएगा बी वाला क्या इसका सही उत्तर, यानी कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है, कौन सी है भाई साहब? तो महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, या समझौता पाने की क्षमता, यही हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, क्या समझौता पाने की अक्षमता। देखो 17 के कम्युनिकेशन क्वेश्चन यार बहुत टफ थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूं तो टफ थे, इसलिए जो लिखा है इसको थोड़ा सा जो है नोट डाउन करते जाओ। इसमें बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा
कॉन्सेप्चुअल भी इसमें नहीं है, इसमें सीधे टू द पॉइंट इन्होंने पूछा है, लेकिन जो टू द पॉइंट जो पूछा है प्रश्न वो क्या है, टफ क्वेश्चन है। तो इसलिए 17 का पेपर, और शायद आई थिंक मुझे लगता है शायद 15 का पेपर भी शायद टफ था, 14 या 15 का पेपर भी सी सेट का काफी टफ था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे भाई साहब किस पे, हिंदी वाले पे, पैराग्राफ पे आ गए हम लोग, हिंदी पे आ गए। पैराग्राफ हिंदी का मैं पढ़ दे रहा हूं, इंग्लिश का नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में हम लोग देखते हैं क्या कैसे है, ठीक है। तो 21 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन अभी हिंदी पैराग्राफ के आपको करने हैं। पहला क्या है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 21 से 25 तक उत्तर इस गद्यांश के आधार पर आपको क्या करना है, देना है, ठीक है। पैराग्राफ क्या है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से क्या है, नहीं, उपभोग से जी नहीं भरता है, ठीक है। क्या, उपभोग से जी नहीं भरता है। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और वह न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। ओवरऑल व्यक्ति के बारे में बताया गया इस पैराग्राफ में कि किस प्रकार से व्यक्ति और चाह की जो है चाह रखता है कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि क्या उसका जो मन है वो कभी भरता नहीं है, तो ना वो किसी चीज से खुश होता है और ना ही लोग उससे जो है खुश होते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यही सब बताया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं जो पैराग्राफ के आधार पर। पहला प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि वह सात्विक जीवन जीने लगता है, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। बस ठीक यही बात है, ऑप्शन नंबर बी यही बताया गया है कि जितना है उसे उसमें खुश नहीं रहता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, गद्यांश का सही शीर्षक भाई साहब क्या है, लोभ और असंतोष, यानी कि लालच है, और चाहिए और चाहिए, और चाहने की चाह में बेसिकली वो संतुष्ट नहीं हो पाता, यानी कि वो असंतुष्ट रहता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसका शीर्षक लोभ और क्या है, असंतोष है। नेक्स्ट है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो पाओगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अभावग्रस्त, इस वाले शब्द को आप नहीं पाओगे, बाकी अभावमय, अंतःकरण और सात्विक तीनों शब्दों का प्रयोग ऑलरेडी किया गया है इसमें, ठीक है। याद देखिएगा, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है, तो सात्विक जीवन का अंग बेसिकली संतोष को कहा गया है। पूरे पैराग्राफ को एक बार आप लोग पढ़िएगा। जैसे मैं यहां पर प्रश्न पढ़ रहा हूं तो आप लोग जो है बैक जाइएगा, अपने वीडियो को बैक करिएगा, वहां पर पैराग्राफ देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके आधार पर करते रहिएगा, मैं आंसर बस बताते चल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ के आधार पर असंतोष डी वाला ऑप्शन यानी कि अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया। किससे, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। असंतोष इसी प्रकार का दुख है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये सब पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप ढूंढ लेना फटाफट, ठीक है, क्योंकि सब ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ओवरऑल, और सेकंड पार्ट भी रहेगा तो 1 घंटा इसी में लग जाता है, लगभग पौन घंटा उसमें लगेगा। तो अगर मैं भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो पता चलेगा कि 3 घंटे क्लास आपकी हो गई, ठीक है। अब देखो हिंदी के और क्वेश्चन है। अवगुंठन का अर्थ क्या है भाई साहब, अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, या इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः घूंघट जानते हो, घूंघट जो महिलाएं जो है साड़ी को जो रखती हैं, आई थिंक जानते होगे, क्या ही कॉमन है इसमें। तो चलो, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है भाई साहब इसमें, इसमें है सर्वनाम आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2 चीजों में क्या हो रहा है, संबंध होता है। जैसे कि
पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक करोगे। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। खेलोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा करके। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे जो शब्द होते हैं वो बेसिकली संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत आसान है। प्रतिपदा का जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या है? वो है पक्ष की पहली तिथि। और एकादशी क्या होती है? 11वीं तिथि होती है, पता ही होगा, ठीक है। लोग व्रत भी महिलाएं रहती हैं, एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है शायद, है ना। और पूर्णिमा जो होती है वो क्या होती है? वो बेसिकली किसी माह की अंतिम तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। जानते होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बेसिक चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जो महिलाएं जो नहीं भी पढ़ी होती वही बता ले जाएंगे, क्योंकि वो जानती है एकादशी द्वादशी, ठीक है, पूर्णिमा अमावस्या कब होता है। बहुत आसान प्रश्न है। चलो आगे, चौराहा में समास कौन सा है भाई साहब? बहुत आसान, चौराहा में दुग, जिसमें पहला पद क्या होता है? नंबर वाला होता है, संख्यावाचक होता है, द्विग समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारय समास कल ही हमने आपको बताया था, उपमेय उपमान की तुलना की जाती है, जैसे कि पीतांबर, है ना। और बाकी का आप बताओ मुझे कौन कौन सा? द्वंद्व और तत्पुरुष बताओ मुझे कौन क्या होगा। कल इसको मैंने द्वंद्व, तत्पुरुष और ये चार के चारों मैंने कल आपको पिछले क्लास में यानी कि 16 वाली क्लास में हमने आपको समझाया था। अभी नहीं बता रहा हूं, देख के मुझे बताओ, कमेंट करो कि क्या होगा इसका उत्तर, यानी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है और द्वंद्व समास में क्या होता है। चलो, अनुरूप का विलोम क्या है भाई साहब? तो अनुरूप का विलोम बेसिकली क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। बहुत आसान, अनुरूप का विलोम क्या? प्रतिरूप। चलो नेक्स्ट है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है बताओ? तो पुरंदर अमरपति सही है, सरोवर पुष्कर सही है, फणी उरक सही है, ये सी वाला नहीं सही है। जलधि और अंबुद नहीं सही है पर्यायवाची में। आप कहेंगे क्यों नहीं सही है? तो जलधि का जो अर्थ होता है बेसिकली, जलधि का अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। जलधि का मतलब क्या? समुद्र। क्या? समुद्र, ठीक। और ये जो अंबुद है, अंबुद का अर्थ क्या होता है? होता है बादल। क्या? बादल। तो सिंपल सी बात है, कहां फिर जोड़ा हुआ? सी एक तरफ समुद्र एक तरफ बादल है, पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूछा है कि निम्न अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है, तो ये वाला सी वाला क्या है? सी वाला नहीं है आपका, ठीक। चलो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना आपके? करते चलो आगे। गूलर का फूल हो जाना बहुत आसान है, बताओ क्या अर्थ है इसका? तो गूलर का फूल हो जाने का मतलब है कि दुर्लभ हो जाना। ये जो गूलर का फूल होता है रेयरली आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि दुर्लभ होना है, यानी कि गूलर का फूल हो गया। अगर आप मेरी क्लास में बहुत टाइम बाद आओ तो मैं आपसे कहूं कि क्या गूलर का फूल हो गए थे, मतलब कहां थे, मतलब आप, मतलब जैसे कहते हैं ईद का चांद हो जाना, ऐसा बोलते हैं, वैसे सेम ये भी है, गूलर का फूल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, भभूत का तत्सम शब्द क्या है? बहुत आसान है। तो भभूत, जो भभूत होती है उसका जो तत्सम है वो क्या होता है? विभूति होता है उसका तत्सम। ये क्या है? तद्भव। और ये क्या है? विभूत। क्या है इसका? तत्सम है इसका, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सदैव में संधि है। कौन सी संधि है सदैव में भाई साहब? बताओ फटाफट। तो सदैव में भाई साहब वृद्धि संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी? वृद्धि संधि है। और इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस एव हो जाएगा। क्या? सदा, सदा प्लस क्या? एव। सदा प्लस एव, ठीक है। यानी कि आ और प्लस ए क्या हो जाएगा? ये आ प्लस ए क्या हो जाएगा? फटाफट फटाफट, आ प्लस ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो यही हो गया ना सदैव, ठीक है। याद रखिएगा, वृद्धि संधि है इसमें, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? बहुत आसान सा है, बताओ। अंतर्ध्यान सही है, अनुगृहीत सही है, आध्यात्म नहीं सही है। आध्यात्म नहीं होता है, ये होता है अध्यात्म। क्या? अध्यात्म। अध्यात्म, ठीक। और बाकी अधीन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है भाई साहब? तो ये कन्नौजी बोली जाती है क्या? हरदोई जनपद में। और कन्नौजी बोली बेसिकली
ब्रज भाषा और अवधी भाषा के बीच की बोली को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। तो हरदोई जनपद में बेसिकली कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, कौन सा? तो देवरिया भी है, मिर्जापुर भी, बलिया भी है, इलाहाबाद नहीं है, जिसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज जो है बेसिकली क्या है, प्रयागराज जो है भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। देवरिया, मिर्जापुर और बलिया मस्त होके गाते हैं क्या, भोजपुरी सॉन्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद में बेसिकली अवधी बोली जाती है, अवधी का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, जानते होंगे। अवध विश्वविद्यालय भी आपने सुना होगा, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। फैजाबाद वाले अगर जो होंगे भाई साहब बताओ फैजाबाद वाले कौन कौन से हो, वहां पर यूनिवर्सिटी है फैजाबाद यूनिवर्सिटी, तो वही है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसके फैजाबाद यूनिवर्सिटी के। चलो, अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी? बघेली बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो आप कहेंगे बघेली बोली कहां की है? ये भाई साहब आपकी एमपी की। किस कहां की? एमपी की, मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ो। बाकी ये ब्रज, अवधी और भोजपुरी तीनों जो है यूपी में बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो प्रत्याभिज्ञान तत्सम है, परिधान क्या है, यह भी तत्सम है। पिटक, तो पिटारा जो है ना, ये पिटारा ये है तद्भव आपका, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पिटक। क्या इसका जो तत्सम क्या हो जाएगा? पिटक हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर अगर देखें, अगर जो है निकालेंगे तो हम यही पा जाएंगे। ठीक है, बाकी परिधान मतलब आप जानते होंगे पहनना होता है, और प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या होता है बताओ फटाफट। प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या होता है? पहचानना। क्या? पहचानना। प्रत्यभिज्ञान मतलब पहचानना। ओके, चलो 40 हो गया नंबर क्वेश्चन। अब आ गया भाई साहब आपके इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस, और इंग्लिश का पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम लग जाएगा, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, और फिर इसी के बिहाफ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, 41 to 45। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो आप लोग आराम से, वीडियो पॉज करके, और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो, क्या है क्वेश्चन है, विच ग्रामर बुक्स इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक? तो वो है भैया पाणिनि। कौन सी पुस्तक है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, जिसका उत्तर आपके ही पैराग्राफ में क्या है दिया गया है। पाणिनि जो व्याकरण की बुक है, आप लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, पाणिनि की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, व्हिच इज द बेसिक एलिमेंट? क्या? व्हिच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ वर्ड? ये क्या हो जाएगा? रूट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। बेसिक जो एलिमेंट है किसी वर्ड का वो क्या होता है? रूट होता है। सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी कि द ईयरली, ठीक है, एटिमोलॉजिस्ट डिवाइज्ड प्रिंसिपल्स। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या भरा जाएगा? फिल हो जाएगा। इसमें भाई साहब जो फिल होगा वो होगा आपका व्हिच वर करेक्ट। क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या? व्हिच वर करेक्ट। ठीक है, और इसका जो वो क्या कहते हैं पैराग्राफ है, मतलब इसकी जो डिटेलिंग है वो पैराग्राफ में आपके दी गई है, आप वहां से इसको देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्या भरा जाएगा बताओ फटाफट। पाणिनिस ग्रामर गेव टू संस्कृत लैंग्वेज, तो इसमें क्या होगा? ठीक है, इनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी या फिर एबिलिटी या फिर इनएबिलिटी। तो ये हो जाएगा भैया आपका, अगर आप पैराग्राफ में आप जाओगे तो पैराग्राफ में आपको एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, क्या? ये इसकी लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिकली इसमें होगा स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या? स्टेबिलिटी। ये से देखो कहीं पर मिल जाएगा आपको, ये देखो, द ग्रेट ग्रामर ऑफ पाणिनि व्हिच इफेक्टिवली स्टेबलाइज्ड द संस्कृत लैंग्वेज। बाकी आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो ओवरऑल जो है इसमें ये अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली इसमें जो है क्या भरा जाएगा? स्टेबिलिटी इसमें भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्या होगा? यहां पर बी वाला आंसर हो जाएगा सही आपका। ठीक, बी।
आगे देखो, हु मेड मेनी एरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द एर्ली ग्रामेरियंस, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसका भी जो है व्याख्या जो है आपको मतलब डिटेलिंग जो है आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ देख देख के उत्तर निकालना है, तो कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां तक था आपके पैराग्राफ का क्वेश्चंस, और अब नॉर्मल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलो, Which part of speech is used in the underlined word, यानी कि after। ठीक है, he takes after his father, तो क्या होगा, ये क्या है भाई साहब, ये जो आफ्टर वर्ड है भाई साहब, ये है आपका प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशन को कल मैंने आपको समझाया था, शायद पहली क्लास में भी समझाया था हमने आपको। तो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, बेसिक चीजें हैं, इसको आप लोग क्या करो, रेडी कर लो। जब ये बेसिक चीजें आपकी पता हो जाएंगी, नाउन और प्रोनाउन तो पता ही होगा, एडजेक्टिव पढ़ लो, और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से जो है क्वेश्चन बहुत आपके आते हैं सी सेट में। प्रीपोजिशन आपके सी सेट के लिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रीपोजिशन और एक कंजक्शन, यहां से ही क्वेश्चन आता है। तो आप चारों 5 क्या रख लो, इसमें एक लिख लो, इसमें ऐड कर लो नाउन। ठीक है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आफ्टर क्या, ये प्रीपोजिशन है भाई साहब। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट है fill in the blank in the given sentences choosing the correct option। क्या होगा इसमें, the rules is applicable ... everyone, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा टू भरा फिल होगा इसमें, क्या, the rule is applicable to everyone, क्या, to everyone। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, चेंज करना है भाई साहब आपको इसमें। तो इसका जो अगर आप लोग जो है इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा ये सेंटेंस पूरा, ये बनेगा ही एग्जामिन सॉरी ही एक्सप्लेन्ड एक्सक्लेम्ड, ठीक है, सैडली दैट ही वाज अनडॉन, यानी कि बी वाला जो है ऑप्शन इसका सही रहेगा अगर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे। और भाई साहब मैंने कहा था आपसे कि आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या करिएगा, सही से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर गलत कर जाओगे आप लोग। ठीक, और आल्सो एक्टिव वाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वाइज ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो क्या सेंटेंस क्या है, व्हाई डिड यू नॉट गिव हिम प्रॉपर एडवाइस। अब आपको इसमें चेंज करना है, तो क्या करोगे, इसमें पहले क्या हो जाएगा, इसमें पहले हो जाएगा आपका व्हाई, क्या हो जाएगा, व्हाई, फार्मूला लगाओ इस पे, व्हाई प्लस क्या हो जाएगा, व्हाई प्लस वाज, क्या, व्हाई प्लस वाज, और प्लस वाज या वाज के वाज ऑज ऑब्लिक वर, क्या, और वाज ऑब्लिक वर, और प्लस WERE वर। सही से लिख दो भाई सब इसको, वाई प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस, अब क्या लगेगा बताओ फटाफट, प्लस सब्जेक्ट, क्या, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस अदर सब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्या, OTHR अदर वर्ड। ठीक, यानी कि व्हाई प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। ठीक, बस इतना ही करना है आपको, हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर आप इसको चेंज करेंगे तो पाएंगे इसमें जो है बेसिकली क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, व्हाई वाज ही नॉट गिवन प्रॉपर एडवाइस बाय यू, सी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू ऑड। बहुत सिंपल सा उत्तर है, ऑड का अपोजिट क्या होगा, इवन होगा, बस सिंपल सा, सी इज द राइट आंसर, कोई रॉकेट साइंस, आसान है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई, क्या, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ प्लॉसिबल। ठीक है, क्या, प्लॉसिबल जो है फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसका क्या करना है, आपको इसको जो है इसका सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबल, क्या हो जाएगा, प्रोबेबल, और मुमकिन, इसकी हिंदी क्या होती है, प्लॉसिबल की इंग्लिश क्या होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, मुमकिन, क्या, मुमकिन।
मुमकिन। और प्रोबेबल की क्या होती है भाई साहब? तो प्रोबेबल की क्या होती है? संभवतः। क्या? संभवतः। यानी कि संभवतः, यानी कि कहते ना कि यार बहुत प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभवतः है। बोलते नहीं बोलते हैं? एक तो बोलते हैं पॉसिबल या प्लॉसिबल, और एक क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभवतः, यानी कि चांस है कुछ, तो इसका समानार्थी प्रोबेबल होगा। ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या है कि गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड। ये बताओ फॉर गुड क्या होगा इसका? फॉर गुड मतलब इसका हो जाएगा फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको रट लेना अपने आप में, ठीक है। तो फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए, ठीक है। गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर एवर या फिर फॉर गुड, ठीक है, इसका जो वही होगा। नेक्स्ट है fill in the blank in the given sentence with the correct preposition। बताओ कौन सा preposition से फिल किया जाएगा? I have decided to give ... drinking क्या होगा? तो इसमें फिल होगा आपका अप। क्या? ऑप्शन नंबर डी। I have decided to give up क्या? give up drinking क्या? give up drinking। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 54 क्वेश्चन fill in the blank in the given sentence with the correct preposition। फिर से इसमें प्रीपोजिशन पूछ लिया। देखो प्रीपोजिशन कितनी बार पूछा है, मैंने कहा ना कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एडजेक्टिव ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है इसके लिए। तो एटलीस्ट ही मेड अप, यहां पर भी क्या भरे होगा? ही मेड अप, यहां पर भी हेड होगा, अप होगा। ही मेड अप हिज माइंड सपोर्ट अस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत स्पेलिंग लिखी है भाई साहब? तो परमिशन सही लिखा है, एम्बिशन भी सही लिखा है, ADMISION ये गलत लिखा है। ये क्या होगा? ये होगा ADMI और सिंगल एस है, यहां पर डबल एस होगा, SSION एडमिशन। बस हो गया, बाकी सब सही लिखा है। सबमिशन सही लिखा है, एम्बिशन सही लिखा है, परमिशन सही लिखा है, सब सही लिखा है। तो ये हो गया आपका क्या महत्वपूर्ण जो है आपके सीसैट के 2017 के पीवाईक्यूज। इसका सेकंड फॉर्म सीएम सर कराएंगे, यानी कि आपका रीजनिंग और मैथ का सेक्शन वो कराएंगे। हालांकि वो प्रैक्टिस का पोर्शन है, लेकिन ठीक है, एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा क्लास, ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण जो सेक्शन जो पार्ट फर्स्ट है वो मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई समस्या आप लोग तो बता सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हाँ, डेली मॉर्निंग में 8 AM पर सुबह 8 बजे मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आप लोग उसको देखा करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, उसमें टास्क आपको दिया जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बिहाफ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, प्लस मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपको प्रैक्टिस भी करने के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस क्या करिए। तो वो ओवरऑल जो है करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्लस यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, उसमें हमने इकोनॉमिक्स और जो है एनवायरमेंट का सेक्शन लिया है। वो क्लासेस हमारी वाइंड अप हो गई हैं। आप लोग जो है डिस्कशन बॉक्स में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम पर, वहां पर शेड्यूल आप लोग डाउनलोड करके वो सारी क्लासेस भी देख सकते हैं, और प्लस जो चल रही क्लासेस उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।